डॉक्टर अर्पणा रावत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का यह वीडियो कक्षा 10 के लिए है और आज हम पढ़ने वाले हैं एक रोचक कहानी। इस कहानी का नाम है नेताजी का चश्मा और ये लिखी है स्वयं प्रकाश जी ने। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट में अवश्य बताएं। इस कहानी में एक पात्र है हालदार साहब। हालदार साहब हर 15वें दिन में कंपनी के काम के सिलसिले से एक कस्बे से गुजरते थे। कस्बा जो था वो बहुत बड़ा नहीं था, उसमें कुछ पक्के मकान थे और एक छोटा सा बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल था और एक लड़कियों का स्कूल था। एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना था, 2 ओपन एयर सिनेमा घर यानी पिक्चर हॉल थे और एक नगर पालिका थी। नगर पालिका उस कस्बे में कुछ न कुछ काम करवाती रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा देती थी, कभी कहीं पेशाब घर बनवा देती थी, टॉयलेट बनवा देती थी, कभी कबूतरों की छतरी बनवा देती थी और कभी कवि सम्मेलन करवा दिया करती थी। ये सारे कार्य कौन करवाता था? नगर पालिका। फिर लेखक ने बताया कि एक बार नगर पालिका के किसी प्रशासनिक अधिकारी ने क्या करवाया कि शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। प्रतिमा अर्थात मूर्ति लगवा दी। तो ये जो कहानी है उसी प्रतिमा के बारे में है, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या था, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। लेखक का कहना है कि भाई ये कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है और उस पूरी प्रतिमा के बारे में नहीं है, बल्कि उस एक छोटे से हिस्से के बारे में है। तो देखिए अब हम पढ़ते हैं। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमानित और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज्यादा होने के कारण काफी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासन अवधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया होगा और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर द्वारा मान लीजिए मोतीलाल जी को यह काम सौंप दिया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। लेखक का कहना है कि मूर्ति को देखकर ऐसा लग रहा था कि जिसने भी यह मूर्ति बनवाई है उसे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं रही होगी और अच्छी मूर्ति की लागत में कितना पैसा लगेगा या हो सकता है उतना बजट नहीं रहा होगा। इन सब के कारण क्या हुआ होगा कि समय नहीं रहा होगा, क्योंकि जो सरकारी कार्य होते हैं उनमें प्रार्थना पत्र भेजे जाते हैं, फिर स्वीकृति आती है, लेकिन ऐसा समय चला गया रहा होगा, उनके पास कम समय रहा होगा, इसलिए उन्होंने क्या किया होगा कि किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया होगा। उन्होंने कहा होगा कि अब हमारे पास समय नहीं बचा है तो किसी स्थानीय व्यक्ति को ही, कलाकार को ही कहते हैं कि एक मूर्ति का निर्माण कर दो। तो हो सकता है कि कस्बे के इकलौते हाई स्कूल में जो एक मास्टर रहा होगा, ड्राइंग का मास्टर, जो कला का मास्टर रहा होगा, उस मान लो कि उनका नाम मोतीलाल जी रहा होगा, तो उनको ही यह काम सौंप दिया होगा। और मोतीलाल जी ने भी क्या किया होगा कि कहा होगा कि ठीक है, मैं महीने भर में मूर्ति को तैयार करके दे दूंगा। जैसा कि कहा जा चुका है मूर्ति संगमरमर की थी। लेखक कहते हैं कि हमने पहले ही आपको बता दिया है कि जो मूर्ति थी वो संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची। वो जो मूर्ति थी वो कितनी थी? टोपी की नोक से, टोपी से लेकर के और कोट के दूसरे बटन तक, और इस मूर्ति को कहते हैं बस्ट। जो मूर्ति थी वो सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। कुछ कुछ मासूम और कमसिन, कम उम्र के लग रहे थे और मासूम लग रहे थे। फौजी वर्दी में, उन्होंने जो वर्दी पहनी थी वो फौजी पहनी थी। कोट से पता चल रहा था, टोपी से पता चल रहा था। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। लेखक ने कहा कि मूर्ति को देखते ही नेताजी के जो नारे थे, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस तरह के जो नारे थे उनके, वो याद आने लगे थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। तो लेखक का मानना है कि यदि मूर्ति को देखकर हमें
नेताजी के नारे याद आ रहे हैं, तो इस दृष्टि से हम यह कह सकते हैं कि मूर्तिकार उस मूर्ति को बनाने में सफल रहा। मूर्ति पहचानी जा रही है कि वो नेताजी की है, तो वो कहते हैं कि इस दृष्टि से वह सफल रहा और सराहनीय प्रयास था। उसका जो प्रयास था वो प्रशंसा के योग्य है, सराहना के योग्य है। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। केवल एक कमी थी उसमें। क्या कमी थी? नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। जो नेताजी थे उनकी आंखों पर चश्मा नहीं लगा हुआ था। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। चश्मा तो लगा हुआ था, मूर्ति संगमरमर की थी, लेकिन जो चश्मा था वो संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। चूंकि मूर्ति पर चश्मा नहीं था, इसलिए मूर्ति पर एक सामान्य और सचमुच का चश्मा, असली जो चश्मा होता है, उसके चौड़े काले फ्रेम वाला चश्मा मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। तो अब बात आती है हालदार साहब की। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे तो वे चौराहे पर पान खाने के लिए रुके, तो उन्होंने देखा कि जो मूर्ति है वो तो नकली है, लेकिन उसमें जो चश्मा है वो असली है। और इस चश्मे की कहानी जानने के लिए उनके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। उनको कौतूहल था, जानने की इच्छा थी कि ये चश्मा ऐसा क्यों लगा है। फिर वो सोचते हैं कि यह आइडिया भी ठीक है, ये विचार भी ठीक है कि मूर्ति पत्थर की, लेकिन उसका जो चश्मा है वो वास्तविक चश्मा है, रियल चश्मा है। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग, रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। अब हालदार साहब की जीप आगे जा चुकी है कस्बे को छोड़ करके, लेकिन हालदार साहब मूर्ति के बारे में सोचते रहे और अंत में उन यही निष्कर्ष निकला कि कस्बे के नागरिकों ने ही ऐसा किया होगा कि मूर्ति पर चश्मा लगा दिया होगा। और वो कहते हैं कि मूर्ति का रंग, रूप, कद का नहीं, और महत्व किस बात का है, उस भावना का है कि जिस व्यक्ति ने भी यह चश्मा लगाया है वो देशभक्त है। वरना वर्तमान में तो सभी लोग देशभक्ति का मजाक उड़ाते हैं। लोगों के लिए देशभक्ति भी एक मजाक की वस्तु बन गई है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्होंने मूर्ति में कुछ अंतर देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। अब की बार फिर आए, वो इस रास्ते से गुजरे, 15 दिन बाद उस रास्ते से जाते ही हैं। अब उन्होंने देखा कि मूर्ति का जो चश्मा है वो बदल चुका है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा। वो जानने के लिए और भी ज्यादा उनके मन में उत्साह बढ़ा कि भाई क्या क्या बात होगी इसमें। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। उनके मन में विचार आया कि मूर्ति कपड़े तो बदल नहीं सकती, लेकिन चश्मा तो बदला जा सकता है। ये भी बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा विचार है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। जब वे तीसरी बार वहां से गुजरे तो उन्होंने देखा कि अब की बार नया चश्मा है। हालदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। हालदार साहब को अब इस बात की आदत हो चुकी थी। वो हर 15 दिन में वहां से गुजरते थे, पान खाने के लिए रुकते थे और पान खाते खाते वे उस मूर्ति को निहारा करते थे। हर बार उन्हें नया चश्मा देखने को मिलता था। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, या तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। अब एक बार जो उनका जानने की इच्छा थी, जो उनका कौतूहल था, वो दबा नहीं सके, उसके दमन नहीं कर सके और उनके मन में जो इच्छा थी वो बहुत ज़्यादा जागृत हो गई। तो उन्होंने पान वाले से पूछ ही लिया। उन्होंने कहा कि क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। उन्होंने कुल मिलाकर पान वाले से पूछा कि भाई ये चश्मा कैसे बदल जाता है। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। अब जो पान वाला था वो खुद भी पान खा रहा था और जो पान वाले का व्यक्तित्व बताया गया है कि वह एक काला, मोटा आदमी था और खुश मिजाज था, खुश रहने वाला व्यक्ति था।
हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। मुंह तो भरा हुआ था, बोल कुछ नहीं सकता था, इसलिए उसकी आंखों से लगा कि वह हंस रहा है। वह मोटा इतना ज्यादा है कि उसकी तोंद हिलती भी है। उसकी तोंद थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। उसने अपने मुंह का पान नीचे थूका और जवाब देते हुए कहा कि ये कार्य कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। हवलदार साहब को समझ में नहीं आया कि कैप्टन चश्मे वाला क्या करता है। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। पान वाले ने कहा कि जो कैप्टन है वो चश्मा बदल देता है, चेंज कर देता है। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। अब हवलदार साहब ये समझ ही नहीं पाए कि जो कैप्टन है वो चश्मा बदलता क्यों है, चेंज क्यों कर देता है। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। अब पान वाला हवलदार साहब को समझाते हुए कहता है कि जब कभी चश्मे वाले के पास कोई ग्राहक आ जाता है और उसको चौड़े वाला चौखट चाहिए, अर्थात चौड़े वाला फ्रेम चाहिए, तो वो कहाँ से लाएगा? इसलिए वो क्या करता है, वो उसे वहां से निकाल करके ग्राहक को दे देता है और मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा देता है। अब हवलदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आ गई। थोड़ा समझ गए वो बात कि एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति अच्छी नहीं लगती है, बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, दुखी करती है उसको ये मूर्ति, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। उसे ऐसा लगता होगा कि शायद नेताजी को चश्मे के बिना परेशानी हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में से उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार अर्थात आवश्यकता, जरूरत, तो उसे जब फ्रेम की आवश्यकता होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला उसे वह फ्रेम दे देता है और मूर्ति पर नया लगा देता है। साथ ही जब चश्मे वाला मूर्ति से चश्मा निकालता होगा तो वो नेताजी से क्षमा मांग लेता होगा। वाह, क्या आइडिया है। अब जो हवलदार साहब हैं वो मनी मन सोचते हैं कि क्या आइडिया है कि भाई चश्मा निकाला, माफ़ी मांगी और फिर नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा दिया। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? लेकिन भाई पान वाले से कहा हवलदार साहब ने कि भाई एक बात अभी भी मुझे समझ में नहीं आई कि हवलदार साहब का जो ओरिजिनल चश्मा, जो असली चश्मा है, वो कहाँ गया। जब तक हवलदार साहब ने पान वाले को दूसरा प्रश्न पूछा, तब तक पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूंस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ भी अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी, उसका पेट फिर से हिला और कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीठ थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। अब दुकान पर भीड़ भाड़ भी कम थी और फिर से वो उसकी बातों से हंसा और उसने अपने मुंह में डाला हुआ पान का जो थूक था वो थूक दिया और फिर मुस्कुरा करके बोला कि मास्टर बनाना भूल गया, अर्थात जो चश्मा है मूर्ति का वो मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। पान वाले के लिए तो एक मज़ेदार बात थी कि भाई जो मास्टर था वो बनाना भूल गया, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित करने वाली बात थी। हवलदार साहब को आश्चर्य हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, और साथ ही उन्हें बुरा लग रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई मूर्ति बनाई और मूर्ति का चश्मा नहीं बनाया। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। अब हवलदार साहब ने सोचा कि मैं ठीक ही सोच रहा था कि मूर्ति के नीचे जो मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल लिखा है वाकई वो कस्बे का मास्टर यानी अध्यापक ही था। बेचारे ने कम ही समय पर मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, अर्थात मूर्ति तैयार करने का वादा कर दिया होगा और बना भी ली होगी। लेकिन ये हो सकता है कि पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ। अब हवलदार साहब सोच रहे हैं कि ये तो मैंने सही समझा कि जो मूर्तिकार था वो कस्बे का ही कोई अध्यापक था, मास्टर था।
तो उन्होंने हो सकता है बनाते समय सोचा होगा कि पारदर्शी चश्मा बनाऊं या कांच वाला चश्मा बनाऊं, वो सोच नहीं पाए होंगे। या हो सकता है उन्होंने प्रयास तो किया होगा लेकिन असफल रहे होंगे। या हो सकता है कि बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वो निकल गया होगा। हवलदार साहब के मन में कई विचार आ रहे थे और वो इन विचारों से परेशान हो गए थे। हवलदार साहब की जानने की इच्छा थी कि ऐसा क्या हुआ होगा। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे दिए और चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। फिर उन्हें कुछ याद आया, वे रुके और पान वाले के पास जाकर बोले, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही है? पान वाला नया पान खा रहा था। उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा और फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखा करके मुस्कुरा कर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। हवलदार साहब की बात सुन करके पान वाले ने कैप्टन का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वो तो लंगड़ा है, वो फौज में क्या जाएगा, वो पागल है जो चश्मा लगाता रहता है। और तब तक उधर से कैप्टन आ रहा था, तो उन्होंने कहा कि आओ, वो आ ही रहा है, आप ही उससे बात कर लो और इसकी फ़ोटो वोटो छपवा दो कहीं समाचार पत्र में या कहीं भी। हवलदार साहब ने जब यह सुना तो उन्हें एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने मुड़कर देखा तो वो चौंक गए। चौंके क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। जब हवलदार साहब ने पीछे मुड़ करके देखा तो वे इसलिए चौंके। उन्होंने देखा कि एक कमजोर सा लंगड़ा व्यक्ति जिसने सिर पर टोपी लगाई हुई है, आंखों पर काला चश्मा लगाया हुआ है, उसके हाथ में एक छोटा सा संदूकची यानी बक्सा है और दूसरे हाथ में बांस पर टंगे बहुत से चश्मे हैं। वो एक गली से निकला और एक बंद दुकान के सहारे वो अपने बांस को टिका करके खड़ा हो गया। हवलदार साहब यह देखकर बहुत दुखी हो गए कि अरे, इस बेचारे के पास तो दुकान भी नहीं है, ये तो फेरी लगाता है। हवलदार साहब फिर से चक्कर में पड़ गए। वे पान वाले से पूछना चाहते थे, इसे लोग कैप्टन क्यों कहते हैं। अब जब उन्होंने देखा कि वो एक लंगड़ा व्यक्ति है तो उन्हें लगा ये फौज में तो नहीं रहा होगा, तो वे सोचते हैं कि लोग इसे फिर कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम होगा। लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। अब हवलदार साहब ये प्रश्न किससे पूछते कि इसका वास्तविक नाम क्या है और लोग इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्योंकि पान वाले ने अब बता दिया था उन्हें कि अब वो इसके बाद इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। दूसरी तरफ हवलदार साहब का ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था कि कब हवलदार साहब आएं और कब हम गाड़ी आगे बढ़ाएं। इसलिए हवलदार साहब रुक नहीं पाए और जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। ये 15 दिन में जाने का सिलसिला 2 साल तक चलता रहा और उन 2 सालों में हवलदार साहब लगातार देखते रहे कि हर बार मूर्ति का चश्मा बदल जाता है। मूर्ति पर कभी गोल चश्मा होता, कभी चौकोर होता, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांच वाला गोगो चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए हवलदार साहब वहाँ से यात्रा करते और उसे देख करके वे बड़े प्रसन्न हो जाते। उन्हें अच्छा लगता कि मूर्ति पर कोई न कोई चश्मा लगा है। फिर एक बार हवलदार साहब ने देखा कि मूर्ति पर कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अब हवलदार साहब किससे पूछते कि मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं लगा है, दुकानें बंद क्यों हैं। इसलिए अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था, अगली बार दुकान बंद नहीं थी। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। अब हवलदार साहब से रहा नहीं गया और उन्होंने पान वाले से पूछ लिया कि क्या बात है, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं है।
पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। हालदार साहब के इस प्रश्न से पान वाला दुखी हो गया, उदास हो गया और उसने जवाब दिया कि कैप्टन की मृत्यु हो गई है। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। अब हालदार साहब इसके आगे कुछ नहीं पूछ पाए। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। अब वे कुछ पूछ नहीं पाए क्योंकि इससे पहले वे बड़े उत्सुक रहते थे बदलते हुए चश्मे को देखकर। अब उन्हें पता चला कि चश्मे बदलने वाले कैप्टन की मृत्यु हो चुकी है, तो वे दुखी हो गए। अब वे क्या पूछें इससे आगे, और इस तरह से वे उदास मन से गाड़ी में बैठे और चले आए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। हालदार साहब को बड़ी चिंता हुई कि इस देश में देशभक्तों की कितनी कमी है। यदि कैप्टन की मृत्यु हो चुकी है तो कोई दूसरा व्यक्ति ये कार्य कर सकता था, उस मूर्ति पर चश्मा लगा सकता था, लेकिन चश्मा किसी ने नहीं लगाया। उन्हें बड़ा ही दुख होता है कि देश में ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है जो देशभक्त हैं और देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देने वालों पर हंसने वालों की संख्या बहुत अधिक है। इस बात से वे बहुत दुखी हो गए। 15 दिन बाद हालदार साहब फिर से उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही उन्हें ख्याल आया कि मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। उन्होंने मन में ही निश्चय कर लिया कि आज वे वहां नहीं रुकेंगे, इसलिए उन्होंने अपने ड्राइवर से कह दिया कि चौराहे पर रुकना नहीं है, बहुत काम है, यदि पान खाना होगा तो कहीं आगे खा लेंगे। उन्होंने मन में यह निश्चय भी कर लिया था कि वे मूर्ति की तरफ नहीं देखेंगे, क्योंकि बिना चश्मे की मूर्ति उन्हें दुखी करती थी। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। लेकिन वे अपनी आदत से मजबूर थे। जैसे ही चौराहे की तरफ से गाड़ी गुजरी, उन्होंने मूर्ति की तरफ देख लिया और कुछ ऐसा देखा कि वे चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ते चलते लोग देखने लगे। अब जब गाड़ी पर ब्रेक लगे तो तेज आवाज आई, तो आते जाते जो लोग थे वो गाड़ी की तरफ देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। जीप रुकी भी नहीं थी। ड्राइवर ने ब्रेक मारा था, जीप पूरी रुकी नहीं थी और हालदार साहब तुरंत जीप से कूद गए और तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ गए और उसके सामने सावधान होकर खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा चश्मा रखा हुआ था। हालदार साहब वहां क्यों रुके, उन्हें कौतूहल क्यों हुआ, वे उत्सुक क्यों हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। सरकंडा एक घास होती है, तो घास से बना हुआ एक चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। ऐसा लग रहा था कि वो चश्मा बच्चों ने बनाया था। हालदार साहब भावुक हैं। इस बात को देखकर हालदार साहब बड़े ही भावुक हो गए। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर हालदार साहब बड़े ही प्रसन्न हुए और वे भावुक हो गए। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। संभवतः उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलके थे। खुशी के आंसू इसलिए छलके थे क्योंकि उन्हें यकीन हो गया था कि अभी भी देशभक्तों की कमी नहीं है, ऐसे देशभक्तों की जो आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों का सम्मान करते हैं। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर उनके मन में एक नई आशा जग गई कि देशभक्तों की कमी नहीं है। हमारी जो नई पीढ़ी है वो देशभक्त है और देशभक्तों का सम्मान करना जानती है। तो ये थी कहानी नेताजी का चश्मा। यदि आपको कहानी पसंद आए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और यदि आप इसी तरह का कोई दूसरा वीडियो बनवाना चाहें तो भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।